तो दोस्तों मैक्सटन हाल कर एक बेहतरीन सीरीज़ हमें देखने को मिल रही है। इस सप्ताह उसका सेक्शन 2 हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ की स्टार्टिंग 2022 में कर दी गई थी। उसके बाद अभी सेक्शन 2 हमें देखने को मिल रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा दोस्तों, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। मैक्सटन हॉल, द वर्ल्ड बिटवीन अस, जर्मन। मैक्सटन हॉल, डाई वेल zwischen uns, अमेजन प्राइम वीडियो पर एक जर्मन टेलीविजन श्रृंखला है। यह मोना कास्टेन दे के 2018 के उपन्यास सेव मी पर आधारित है। इसमें जेम्स ब्यूफोर्ट के रूप में डेमियन हार्डुंग और रूबी बेल के रूप में हैरियट हर्बिगमैटन है। इस श्रृंखला का प्रीमियर 9 मई 2024 को हुआ था और यह किसी भी गैर अमेरिकी प्राइम ओरिजिनल की अब तक की सबसे सफल श्रृंखला थी। एक मैक्सटन हॉल अपनी रिलीज के तुरंत बाद प्राइम वीडियो पर दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय श्रृंखला बन गई। 120 से अधिक क्षेत्रों में चार्ट में नंबर 1 रैंकिंग पर रही। 2. इसकी जबरदस्त सफलता के कारण दूसरे सीजन के प्रसारण से बहुत पहले ही सीरीज को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत कर दिया गया था। 3. मैक्सटन हॉल का सीजन 2 7 नवंबर 2025 को प्रीमियर के लिए तैयार है। 4. कथानक सीजन 1। रूबी बेल, एक प्रतिभाशाली और दृढ़निश्चयी युवती, छात्रवृत्ति पर मैक्सटन हॉल की भव्य दुनिया में प्रवेश करती है। उसका एकमात्र लक्ष्य ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना है, जो उसके धनी सहपाठियों की बेपरवाह फिजूल खर्ची से बिल्कुल अलग है। उनमें से एक है जेम्स ब्यूफोर्ट, एक घमंडी उत्तराधिकारी जिसका जीवन विशेषाधिकारों के इर्द-गिर्द घूमता है। स्कूल के शिक्षक मिस्टर सटन को अपना रेफरल लेटर जमा करना भूल जाने के बाद उसे पता चलता है कि लिडिया ब्यूफोर्ट का मिस्टर सटन के साथ एक गुप्त संबंध है। लिडिया को लगता है कि रूबी उसके रिश्ते का पर्दाफाश कर देगी, इसलिए वह मदद के लिए अपने भाई जेम्स की ओर रुख करती है। जेम्स रूबी को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी उसकी हर कोशिश ठुकरा देती है। इसके बाद रूबी स्कूल के प्रधानाध्यापक मिस्टर लेक्सिंगटन से मिस्टर सटन की जगह पत्र मांगती है, क्योंकि अब वह उनका पहले जैसा सम्मान नहीं करती। वह मिस्टर लेक्सिंगटन को बताती है कि वह कार्यक्रम आयोजन समिति की अध्यक्ष है, इसलिए वह रूबी के साथ एक समझौता करता है कि अगर वह नए संभावित छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कर लेती है, तो वह उसे पत्र लिखने पर विचार करेगा। मिस्टर सटन लिडिया से रिश्ता तोड़ देते हैं, जबकि लिडिया उनसे चीजों को वैसे ही रखने की विनती करती है। पार्टी ठीक-ठाक चल रही होती है, तभी जेम्स रूबी के कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए बुलाई गई स्ट्रिपर सजाती है, क्योंकि उसे लगता है कि रूबी लिडिया के राज से ब्यूफोर्ट परिवार को बर्बाद करने की नीयत रखती है। हनोवर, जर्मनी के निकट मैरियनबर्ग कैसल, जो कि वेल्फ हाउस का पूर्व ग्रीष्मकालीन निवास था, मैक्सटन हॉल स्कूल के लिए फिल्मांकन स्थान के रूप में कार्य करता था। प्रधानाध्यापक क्रोधित हो जाते हैं और जेम्स को लैक्रोस टीम से निकाल देते हैं और रूबी को उसका पत्र देने से इनकार कर देते हैं। हालांकि अगर रूबी और जेम्स स्कूल के लिए एक सफल डोनर पार्टी आयोजित कर पाते हैं, तो वह अपना फैसला बदलने को तैयार है। शुरुआती दुश्मनी के बाद अगले कुछ हफ्तों में रूबी और जेम्स के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और जेम्स अपनी पूरी क्षमता से मदद करता है। जेम्स यंग ब्यूफोर्ट लाइन की तैयारी करता है। यह आइडिया लिडिया ने ही सोचा था और जिस पर उसने सालों मेहनत की थी। हालांकि उनके पिता लिडिया को भावी सीईओ के रूप में नेतृत्व करने के लिए अयोग्य मानते हैं। दुर्भाग्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समारोह से टकरा जाती है जिसमें जेम्स ने रूबी से वादा किया था कि वह आएगा, क्योंकि वह उसका जन्मदिन भी था। अपने पिता के साथ एक गहन बातचीत के बाद, जिसने उसे सम्मेलन में जाने के लिए मजबूर किया, जेम्स कार में लिडिया के साथ संवादों का अभ्यास करते हुए अचानक एक निर्णय लेता है और समारोह में जाने का फैसला करता है। जेम्स के पिता का गुस्सा तब चरम पर होता है
जब उन्हें अपने बेटे रूबी के साथ रिश्ते का पता चलता है, क्योंकि वह उन्हें पार्टी के बेसमेंट में किस करते हुए पकड़ लेते हैं। वह रूबी को अपने से नीचे समझते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, रूबी का भविष्य बर्बाद करने की धमकी देते हैं ताकि जेम्स को रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया जा सके। दिल टूटा हुआ और रूबी की रक्षा के लिए बेताब, जेम्स अपने रिश्ते को खत्म करने का दर्दनाक फैसला लेता है। लिडिया को समारोह में देखकर मिस्टर सटन उसके पास जाते हैं और उसे अपने साथ भाग जाने के लिए कहते हैं। वे अगले गुरुवार को मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। हालांकि लिडिया अपने परिवार के साथ एक फोटोशूट में रुकने का फैसला करती है, जिससे मिस्टर सटन का दिल टूट जाता है और उनके भागने के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जैसे ही वे सभी अपने सच्चे प्यार के बिना जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं, लिडिया को पता चलता है कि वह मिस्टर सटन के बच्चे की मां बनने वाली है। ऑक्सफोर्ड कॉलेज के इंटरव्यू के दौरान एक दूसरे साल का छात्र रूबी को पसंद करने लगता है। जेम्स ईर्ष्या से भर जाता है जब वह दोनों को एक बार में करीब आते देखता है। ऑक्सफोर्ड के एक छात्र प्रश्नोत्तर सत्र में रूबी सार्वजनिक रूप से उस छात्र को नीचा दिखाने के लिए जेम्स पर भड़क उठती है। दोनों के बीच एक तीखी बहस होती है, जिसमें जेम्स को एहसास होता है कि उसने कभी अपने लिए वो नहीं किया जो वह चाहता था। जेम्स बदले में रूबी को चूम लेता है, लेकिन रूबी जेम्स से पूछती है कि उसने अब तक उसे क्यों नजरअंदाज किया, जिस पर जेम्स अपने पिता की धमकियों का कारण बताता है। वे सुलह कर लेते हैं और सेक्स करते हैं। रूबी अपने इंटरव्यू में कामयाब हो जाती है और जेम्स अपने आखिरी इंटरव्यू में शामिल नहीं होता। घर वापस आने पर जेम्स और लिडिया को पता चलता है कि उनकी मां का देहांत हो गया है। जेम्स अपने पिता के व्यवहार पर गुस्सा हो जाता है और उनसे भिड़ जाता है। अपने ड्राइवर द्वारा पिता को घसीटकर ले जाए जाने के बाद जेम्स गुस्से में सड़कों पर चलता हुआ भाग जाता है। वह खुद को रूबी के घर के सामने पाता है, लेकिन उसे अपने परिवार के साथ खुश देखकर वह वहां से चला जाता है और सीजन खत्म हो जाता है। मुख्य रेमियन हार्डुंग जेम्स ब्यूफोर्ट, मैक्सटन हॉल का एक पुराना छात्र, रूबी का प्रेमी, लिडिया का जुड़वा भाई हैरियट हर्बिगमेटन, रूबी बेल के रूप में मैक्सटन हॉल में छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रा, ऑक्सफोर्ड की तैयारी कर रही, जेम्स की प्रेमिका पुनरावर्ती सोनिया वेइसर, लिडिया ब्यूफोर्ट के रूप में मैक्सटन हॉल की एक विरासत छात्रा, जेम्स की जुड़वा बहन, ग्राहम की प्रेमिका ईडिन जलाली, दे ग्राहम सटन के रूप में मैक्सटन हॉल में शिक्षक, लिडिया का प्रेमी फेरजा वैन हुएट, मोर्टिमर ब्यूफोर्ट के रूप में जेम्स और लिडिया के पिता, कॉर्डेलिया के पति जस्टिस रीजन एलिस्टेयर एलिंगटन, मैक्सटन हॉल का एक छात्र, एलेन का भाई, जेम्स का सबसे अच्छा दोस्त, केशव का प्रेमी एंड्रिया गुओ, दे लिन वांग के रूप में मैक्सटन हॉल में एक छात्र, रूबी की सबसे अच्छी दोस्त रूना ग्रीनर, दे एम्बर बेल के रूप में रूबी की बहन, हेलेन और एंगस की बेटी मार्टिन न्यूहॉस, दे एंगस बेल के रूप में रूबी और एम्बर के पिता, हेलेन के पति जूलिया मारिया कोहलर, दे हेलेन बेल के रूप में रूबी और एम्बर की मां, एंगस की पत्नी जीना हेन। केल ने मारिया कोहलर की जगह लीबेन फेलिप, दे सिरिल वेगा के रूप में मैक्सटन हॉल का एक छात्र, जेम्स का दोस्त, लिडिया का एकतरफा प्रशंसक गोविंदा गैब्रियल चोलेटी, दे केशव केश पटेल के रूप में मैक्सटन हॉल का एक छात्र, एलिस्टेयर का प्रेमी, जेम्स का दोस्त क्लेलिया सार्टो, दे कॉर्डेलिया ब्यूफोर्ट के रूप में जेम्स और लिडिया की मां, मोर्टिमर की पत्नी एली रिकार्डी, एलेन एलिंगटन, मैक्सटन हॉल की छात्रा, एलिस्टेयर की बहन। जेम्स की एकतरफा प्रशंसकोफेलिया ब्यूफोर्ट के रूप में डैग्नी डेवाथेलिस, कैंपबेल के रूप में प्रोस्कैट मगनियना लूसिया गुस्टमैन, में क्लैंसी के रूप में एलिस की पूर्णतावादी सहायक बेसिल आइडेनबेंज, फ्रेडरिक एलिंगटन, एलिस्टेयर और एलेन के भाई के रूप में लॉरा डी बोअर मोर्टिमर ब्यूफोर्ट की नई सहायक के रूप में किरो एब्रा फॉरेस्ट के रूप में 5 उत्पादन। मार्टिन श्रेयर और तारेक रोहलिंगर द्वारा निर्देशित 6 भागों वाली यह श्रृंखला 2022 में रिकॉर्ड की गई थी। इस श्रृंखला का निर्माण मार्कस ब्रुनमैन और वैलेंटिन डेबलर ने किया है और कार्यकारी निर्माता सीलन यिल्डिरिम है, जो यूएफए फिक्शन के लिए काम करते हैं।
डैफ्ने फेरारो इसकी मुख्य लेखिका है। 6 कलाकारों का नेतृत्व जेम्स के रूप में डेमियन हार्डुंग और रूबी के रूप में हैरियट हर्बिगमैटन ने किया है, और इसमें सोंजा वीसर, बेन फिलिप, फेरजा वैन ह्यूट, रूना ग्रीनर, जस्टस रिस्नर, क्लेलिया सार्टो, एंड्रिया गुओ, ईडिन जलाली भी शामिल है। 7 फिल्मांकन मुख्य रूप से जर्मनी में जुलाई की शुरुआत और सितंबर 2022 के अंत के बीच हुआ। 8 निजी स्कूल मैक्सटन हॉल का फिल्मांकन स्थान मैरियनबर्ग कैसल था। 9 ब्रेंडेनबर्ग की राज्य की राजधानी और यूनेस्को फिल्म शहर पोट्सरैम में ओल्ड मार्केट स्क्वायर में दृश्य फिल्माए गए। सेंट निकोलस चर्च ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है और संग्रहालय बारबेरिनी ब्यूफोर्ट कंपनी के लंदन प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। पोट्सरैम सिटी पैलेस भी देखा जा सकता है। पार्टी के दृश्य न्यूबे बेल्सबर्ग विला कॉलोनी के एक विला में फिल्माए गए। रूबी का पारिवारिक घर न्यू गार्डन में स्थित है। 10 ब्यूफोर्ट परिवार की सीट का प्रतिनिधित्व किरिच में मनोर हाउस गैंज द्वारा किया जाता है। अमेज़न प्राइम वीडियो पर एक अंतर्राष्ट्रीय मूल के लिए पहले सप्ताह में सबसे बड़ी वैश्विक दर्शक संख्या हासिल करने के बाद मई 2024 में इसे दूसरी श्रृंखला के लिए नवीनीकृत किया गया था। 12 सीजन 2 पर फिल्मांकन 2024 की गर्मियों में बर्लिन और लंदन में निर्धारित है, जिसमें तारेक रोहलिंगर और मार्टिन श्रेयर निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 13 9 जून 2025 को श्रृंखला को तीसरे और अंतिम सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 14 प्रसारण पहली सीरीज का प्रीमियर 9 मई 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हुआ। 15 दूसरे सीजन का प्रीमियर 7 नवंबर 2025 को होने वाला है। हैरियट हर्बिगमैटन hr.i.thr.bgmt.n एक जर्मन अभिनेत्री है जिन्होंने प्राइम वीडियो श्रृंखला मैक्सटन हॉल द वर्ल्ड बिटवीन अस में रूबी बेल की भूमिका से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। प्रारंभिक जीवन हर्बिगमैटन का जन्म 2003 में म्यूनिख में हुआ था। उन्होंने 2015 में लघु फिल्मों में पेशेवर रूप से काम करना शुरू किया। एक आजीविका 2017 में वह फीचर लेंथ फिल्म टीनोसॉरस रेक्स दे में जान जोसेफ लिफ्ट्स और उनकी बेटी कार्ला के साथ दिखाई दीं। 2 हर्बिगमैटन ने बीबी एंड टीना, डाई सीरी, दे और स्पिन फिल्म बीबी एंड टीना, आइम फैच एंडर्स, दे में टीना की भूमिका निभाते हुए एक ब्रेकआउट भूमिका निभाई। 3 4 उन्होंने बाल्टिक क्राइम्स और आइन स्टार्क्स टीम में भी भूमिकाएं निभाई है। 5 वहरी गार्वे और वाइज के द वन संगीत वीडियो में दिखाई दी और 2021 में उन्होंने कन्फेशंस ऑफ फेलिक्स क्रूल में एलेनोर की भूमिका निभाई। 6 2023 में उन्होंने द फेरी टेल ऑफ द मैजिक फ्लूट डी में पनिमा की भूमिका निभाई। 7 2024 में वह अमेज़न प्राइम वीडियो के रोमांटिक ड्रामा मैक्सटन हॉल द वर्ल्ड बिटवीन अस में मुख्य भूमिका में देखी जा सकती है। 8 उन्होंने हु पत्रिका में अपने किरदार का वर्णन एक असली योद्धा और एक बेवकूफ की तरह के रूप में किया, जो धनी अभिजात जेम्स ब्यूफोर्ट के साथ एक अप्रत्याशित रोमांस की ओर आकर्षित है, और उन्होंने कहा कि इस प्रेम कहानी का विशेष हिस्सा यह है कि वह उसके भावनात्मक और टूटे हुए पक्ष से प्यार करने लगी है, न कि उसके आत्ममुग्ध और अभिमानी हिस्से से, और इसलिए यह एक विषाक्त रिश्ता नहीं है। 9 यह श्रृंखला 120 देशों में प्राइम वीडियो देखने के चार्ट में शीर्ष पर रही और मई 2024 में दूसरी श्रृंखला के लिए इसका नवीनीकरण किया गया। 10/11 2025 में वह एप्पल टीवी प्लस की पहली मूल जर्मन भाषा की सीरीज वेयर्सवांडा में दिखाई दी, जिसे दूसरे सीजन के लिए भी नवीनीकृत किया गया। 12 फिल्मोग्राफी दास पुबर्टियर डेर फिल्म 2017 डॉ क्लेन 2017 टीवी सीरीज एक एपिसोड बीबी और टीना डाई सीरीज 2020 मिनी सीरीज 10 एपिसोड बेकेंटनिस्से डेस होचस्टापलर्स फेलिक्स क्रूल 2021 नी जुस्पैट 2021 टीवी फिल्म
बीबी और टीना, इनफेच एंडर्स 2022, डेर यूडोमक्रिमी, श्नीविटचेन 2022, टीवी फिल्म, एन स्टार्क्स टीम, शुलजिट 2022, टीवी फिल्म, दास मार्चेन वॉन डेर जुबेरफ्लोटे 2023, टीवी फिल्म, मैक्सटन हॉल, द वर्ल्ड बिटवीन अस 2024, टीवी सीरीज, 6 एपिसोड, डेमियन हार्डुंग, D.me.nhr.d, जन्म 7 सितंबर 1998, एक जर्मन अभिनेता है जिन्हें जर्मन नेटफ्लिक्स श्रृंखला हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन फास्ट में डैनियल रिफर्ट और अमेजन प्राइम वीडियो रोमांटिक ड्रामा मैक्सटन हॉल, द वर्ल्ड बिटवीन अस में जेम्स ब्यूफोर्ड के रूप में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन 7 सितंबर 1998 को जन्मे, 2 हार्डुंग कोलोन शहर से है। 3 एक उत्साही फुटबॉलर, वह एसी फोर्टुना कोलन में युवा अकादमी का हिस्सा थे। 4 14 साल की उम्र में वह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पर न्यूयॉर्क गए। 5 बाद में उन्होंने चिकित्सा का अध्ययन किया। 6 आजीविका, हार्डुंग ने 12 साल की उम्र में डेर मैगिशे उम्हांग और डाई कोनिगे डेर स्ट्रासे जैसी कुछ लघु फिल्मों से अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने ट्रांसपापा, उंटर फ्राउएन और डाई होल्सबरोनिन में भी काम किया। 2 उन्होंने 2013 में आई क्लारा एंड द सीक्रेट ऑफ द बियर्स में थॉमस की भूमिका निभाते हुए अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। 7 2015 और 2017 के बीच हार्डुंग ने वोक्स टेलीविजन सीरीज क्लब डेर रोटेन बैंडर के सभी 3 सीजन में जोनास न्यूमैन की भूमिका निभाई। 8 इसके बाद 2018 की फिल्म द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड में मुख्य भूमिका निभाई, जो साइरानो डे बर्जरैक का एक आधुनिक जर्मन कॉमेडी रूपांतरण है। 9 वह एलियन आक्रमण सीरीज स्पाइड्स में भी दिखाई दिए। 10 मार्च 2019 में हार्डुंग ने आरएआई टेलीविजन शो द नेम ऑफ द रोज में एड्सो के रूप में रूपर्ट एवरेट और जॉन टर्टुरो के साथ अभिनय किया। 11 उनकी अगली भूमिका जर्मन नेटफ्लिक्स श्रृंखला हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन फास्ट में थी, जो मई में प्रसारित हुई, डैनियल रिफर्ट के रूप में। 12 हार्डुंग ने 2022 की स्पिन-ऑफ श्रृंखला बुबा में भूमिका को दोहराया। 13 हार्डुंग ने 2023 की टेलीविजन सीरीज आवर मिरेकल ईयर्स में विनी वुल्फ का किरदार निभाया। 14 उस साल उन्हें मोना कास्टेन के बेस्ट सेलिंग उपन्यास सेव मी के टेलीविजन रूपांतरण में मुख्य भूमिका में लिया गया। 3 मैक्सटन हॉल, द वर्ल्ड बिटवीन अस शीर्षक से यह सीरीज 2024 में अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रसारित की गई। 15 इसे मई 2024 में दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 16 व्यक्तिगत जीवन, हार्डुंग वर्तमान में कोलोन में चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके भाई लियोन ने भी चिकित्सा की पढ़ाई की है और दोनों कोविड-19 महामारी के दौरान जर्मन जनता का टीकाकरण करने वालों में शामिल थे। 17 उन्होंने ग्रीनपीस के साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान चलाया है और 2022 में अंटार्कटिका का दौरा किया है। इस डच नाम में उपनाम वैन हुएट है, न कि हुएट। फेरजा वैन हुएट श्रृंखला ओवरस्पेल 2014 में फेरजा वैन ह्यूएट, जन्म 21 जून 1973, आयु 52, द हेग, नीदरलैंड राष्ट्रीयता डच पेशा अभिनेता सक्रिय, वर्ष 1987, वर्तमान। फेरजा वैन हुएट, जन्म 21 जून 1973, एक डच स्टेज और फिल्म अभिनेता है, एक जो 2022 की हॉरर फिल्म स्पीक नो एविल के लिए जाने जाते हैं। वैन हुएट का जन्म द हेग में हुआ था और उन्होंने मास्ट्रिच एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आरो थिएटर और थिएटर कंपनी, हॉलैंडिया थिएटर कंपनियों के समूह में शामिल थे। वर्तमान में वैन हुएट टोनेल ग्रुप एम्स्टर्डम से जुड़े हुए हैं। 2001 में उन्हें फिल्म एमनेसिया में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नीदरलैंड के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार गॉर्डेन काल्फ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वान ह्यूएट अभिनेत्री काट्जा शूरमैन और हेलिना रीजन के साथ रिश्ते में रहे हैं।
उन्होंने अभिनेत्री करीना स्मल्डर से शादी की है। चयनित फिल्मोग्राफी रिटर्न टू ऑगस्ट गेस्ट 1987, लिटिल पीटर के रूप में चरित्र 1997, जैकब विलेम कटाड्रूफ के रूप में डिलीवरी 1999, अल्फ्रेड के रूप में वाइल्ड मोसेल्स 2000, लीन के रूप में एमनेसिया 2001, पीटर बेल 2, द हंट फॉर द जार क्राउन 2003, फ्लुइक के रूप में प्रीचर 2004, क्राइम लॉयर के रूप में वेटर 2006, राल्फ के रूप में लॉफ्ट 2010, बार्ट के रूप में जिगजैग किड 2012, जैकब के रूप में डेलाइट 2013, सूफ 2013, अभियुक्त 2014, दिल से उपहार 2014, दो टिम ग्रिक के रूप में ब्लोएड, ज्वीट और रैनन 2015, द लिटिल गैंगस्टर 2015, जे केसल्स 2015, दी हेल्ड 2016, एम्स्टरडम वाइस 2019, ग्रेनसलैंडर्स एनएल 2019, सूफ 3 2022, बुराई न बोलो 2022, मैक्सटन हॉल द वर्ल्ड बिटवीन अस 2024, मोर्टिमर के रूप में 3 फेबुला 2025, आईएफएफआर की उद्घाटन फिल्म। कैक्सटन हॉल, वेस्टमिंस्टर, लंदन, इंग्लैंड में कैक्सटन स्ट्रीट और पामर स्ट्रीट के कोने पर स्थित एक इमारत है। यह एक ग्रेड 2 सूचीबद्ध इमारत है जो मुख्यतः अपने ऐतिहासिक जुड़ावों के लिए जानी जाती है। यहाँ कई मुख्यधारा और सीमांत राजनीतिक और कलात्मक कार्यक्रम आयोजित होते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह उच्च समाज और मशहूर हस्तियों द्वारा नागरिक विवाह की आवश्यकता वाले सबसे लोकप्रिय पंजीकरण कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। संरचना का इतिहास। सेंट मार्गरेट और सेंट जॉन के पैरिशों द्वारा आयोजित एक डिजाइन प्रतियोगिता के बाद एक चुना गया डिजाइन विलियम ली और एफजे स्मिथ द्वारा एक अलंकृत फ्रेंकोइस आय शैली में लाल ईंट और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग करके स्लेट की छतों के साथ प्रस्तावित किया गया था। 2 आधारशिला परोपकारी बैरोनेस बर्डेटकाउट्स द्वारा 29 मार्च 1882 को रखी गई थी। 3 यह सुविधा, जिसमें ग्रेट और यॉर्क हॉल के रूप में जाने जाने वाले 2 सार्वजनिक हॉल शामिल थे, 1883 में वेस्टमिंस्टर टाउन हॉल के रूप में खोला गया था। 4 1900 में विस्तारित वेस्टमिंस्टर शहर के निर्माण के बाद यह इमारत सरकार की स्थानीय सीट नहीं रही। 5 उस समय प्रिंटर विलियम कैक्सटन की स्मृति में इसका नाम बदलकर कैक्सटन हॉल कर दिया गया। 5 जिन्होंने वेस्टमिंस्टर एबे के अल्मोनरी में पास में काम किया था। 6 7 हालांकि हॉल का उपयोग सार्वजनिक बैठकों और संगीत समारोहों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा। 8 20वीं शताब्दी के मध्य में एक केंद्रीय प्रवेश द्वार और छतरी जोड़ी गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। 2 1933 से इसका उपयोग सेंट्रल लंदन रजिस्टर ऑफिस के रूप में किया गया और यह कई सेलिब्रिटी शादियों का स्थल था। यह समारोह 1979 में बंद हो गया और बिल्डिंग जोखिम रजिस्टर में इमारतों पर जगह पाने के लिए वर्षों तक खाली रही। 1 इसे 15 मार्च 1984 को विशेष वास्तुशिल्प या ऐतिहासिक रुचि की इमारत के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2 इसे 2006 में अपार्टमेंट और कार्यालयों के रूप में पुनर्विकास किया गया था। कैक्सटन स्ट्रीट के सामने वाली इमारत के सामने का मुखौटा और पूर्व रजिस्टर कार्यालय बहाल किया गया और लग्जरी फ्लैटों में परिवर्तित होने के बाद भी इसे बरकरार रखा गया। फसाडिज्म देखें। हॉल वाले भवन के पीछे को ध्वस्त कर दिया गया और साइट पर एस्टिकस बिल्डिंग नामक एक गोलाकार कार्यालय भवन बनाया गया। 4 इसके सामाजिक और राजनीतिक उपयोग का इतिहास। यह इमारत 1900 में प्रथम पैन अफ्रीकी सम्मेलन का स्थान थी। 9 1908 में कैक्सटन हॉल में मताधिकार आंदोलनकारियों की बैठक, मंच का दृश्य। ब्रिटिश मताधिकार आंदोलन का हिस्सा महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ WSPU ने 1907 से प्रत्येक संसदीय सत्र की शुरुआत में कैक्सटन हॉल में एक महिला संसद का आयोजन किया,
जिसके बाद संसद भवन में जुलूस निकाला गया और प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से एक याचिका देने का प्रयास हमेशा असफल किया गया। एक उग्र मताधिकार आंदोलन में कैक्सटन हॉल की केंद्रीय भूमिका को अब एक कांस्य स्क्रॉल मूर्तिकला द्वारा स्मरण किया जाता है, जो पास में क्राइस्टचर्च गार्डन के खुले स्थान में खड़ी है। 1910 में तांत्रिक एलेस्टर क्रॉली ने कैक्सटन हॉल में अपने नाटक राइट्स ऑफ एल्यूसिस का मंचन किया। प्रदर्शनों की यह श्रृंखला 6 हफ्तों तक चली और इसे मिलीजुली समीक्षाएं मिलीं। 11 जनवरी 1918 में प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने मित्र राष्ट्रों के मुख्य युद्ध लक्ष्यों को रेखांकित किया। 1908 में कैक्सटन हॉल में मताधिकार आंदोलनकारियों की बैठक। हॉल के अंदरूनी भाग का दृश्य। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सूचना मंत्रालय ने विंस्टन चर्चिल और उनके मंत्रियों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसे एक स्थल के रूप में इस्तेमाल किया था। इस युद्धकालीन भूमिका को 1991 में अनावरण किए गए एक स्मारक पट्टिका द्वारा चिह्नित किया गया है। 13 1940 में भारतीय राष्ट्रवादी उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में आयरिश औपनिवेशिक प्रशासक माइकल ओडायर की हत्या कर दी, जहां ओडायर भाषण दे रहे थे। भाषण के अंत में सिंह ओडायर के पास गए और उन्हें गोली मार दी। सिंह की हत्या की प्रेरणा पंजाब प्रांत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ओडायर की गतिविधियां थीं, जहां उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें सिंह बच गए थे, में भूमिका निभाई थी और उपनिवेश विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कई दमनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया था। 14 कैक्सटन हॉल वह प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थान था जिसमें 1955 में परमाणु युद्ध और मानवता के खुद को नष्ट करने के खतरे के जवाब में रसेल आइंस्टीन घोषणापत्र जारी किया गया था। 12 मई 1960 को होमोसेक्सुअल लॉ रिफॉर्म सोसाइटी की पहली सार्वजनिक बैठक में 1000 से अधिक लोग शामिल हुए। 16 नेशनल फ्रंट का गठन 7 फरवरी 1967 को वेस्टमिंस्टर के कैक्सटन हॉल में एक बैठक में किया गया था। 17 अक्टूबर 1933 से 1978 तक इसे शादियों के लिए केंद्रीय लंदन रजिस्टर कार्यालय के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। 18 अगस्त 1952 को भावी प्रधानमंत्री एंथनी ईडन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की भतीजी क्लेरिसा स्पेंसर चर्चिल से शादी की। 19 अन्य उल्लेखनीय लोग जिनकी वहां शादी हुई उनमें शामिल है डोनाल्ड कैंपबेल, एलिजाबेथ टेलर, रोजर मूर, एडम फेथ, जॉन कॉलिंस, पीटर सेलर्स, यहूदी मेनुहिन और रिंगो स्टार। वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड के मध्य लंदन में स्थित वेस्टमिंस्टर शहर का मुख्य केंद्र है। यह टेम्स नदी से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तक फैला हुआ है और इसमें कई प्रसिद्ध स्थल हैं, जिनमें वेस्टमिंस्टर पैलेस, बकिंघम पैलेस, वेस्टमिंस्टर एबे, वेस्टमिंस्टर कैथेड्रल, ट्राफल्गर स्क्वायर और वेस्ट एंड थिएटर के मनोरंजन परिसर सहित वेस्ट एंड सांस्कृतिक केंद्र का अधिकांश भाग शामिल है। नाम पुरानी अंग्रेजी वेस्टमिंस्टर एक की उत्पत्ति लंदन शहर के पश्चिम में सेंट पीटर, वेस्टमिंस्टर एबे के एबे चर्च और शाही खासियत के अनौपचारिक विवरण से हुई है। अंग्रेजी सुधार तक लंदन के ईस्ट एंड में लंदन शहर के दूसरी तरफ एक ईस्टमिंस्टर एबे भी था। एबे की उत्पत्ति 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच हुई, लेकिन 11वीं शताब्दी में एडवर्ड द कन्फेसर द्वारा पुनर्निर्माण के दौरान यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता में आया। एबे के साथ पुराने महल के विकास के साथ वेस्टमिंस्टर लगभग 1200 से इंग्लैंड की सरकार का घर रहा है और 1707 से यूनाइटेड किंगडम की सरकार का। 1539 में यह एक शहर बन गया। वेस्टमिंस्टर शब्द का प्रयोग अक्सर यूनाइटेड किंगडम की संसद के लिए एक पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, जो वेस्टमिंस्टर पैलेस में स्थित है। भूगोल भौतिक भूगोल वेस्टमिंस्टर शहर और स्वतंत्रता तथा अन्य ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर प्रशासनिक इकाइयां व्यापक आधुनिक वेस्टमिंस्टर शहर को छोड़कर, जो 1965 में बनाया गया एक लंदन बरो है, टेम्स नदी से लेकर शहर से पश्चिमी इंग्लैंड तक पुराने रोमन मार्ग तक फैली हुई थीं, जिसे अब स्थानीय रूप से
ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कहा जाता है। एनोटेशन: शहरीकरण से पहले वेस्टमिंस्टर रोमन सड़क, आधुनिक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, को ऊपर पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाया गया है। थोर्नी द्वीप टेम्स नदी के संगम पर पूर्व टाइबर्न नदी की शाखाओं के बीच स्थित था, जबकि चेल्सी के साथ पश्चिमी सीमा इसी तरह लुप्त हो चुकी वेस्टबोर्न नदी द्वारा बनाई गई थी। 2. नदी की रेखा अभी भी बहुत मामूली संशोधनों के साथ केसिंगटन और चेल्सी के रॉयल बरो के साथ आधुनिक बरो की सीमा बनाती है। वेस्टमिंस्टर शहर और स्वतंत्रता के पैरिश और स्थान: निचला वेस्टबोर्न पश्चिमी सीमा का हिस्सा था और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट उत्तरी सीमा का। नदी के मुहाने से दूर उत्तर में वेस्टमिंस्टर में वेस्टबोर्न के दोनों ओर की भूमि शामिल थी, विशेष रूप से नाइट्सब्रिज, जिसमें सर्पेंटाइन झील के पश्चिम में हाइड पार्क के हिस्से मूल रूप से नदी पर बांध बनाकर बनाया गया था, और केसिंगटन गार्डन का अधिकांश भाग शामिल था। जनपद: वेस्टमिंस्टर में सोहो, सेंट जेम्स, मेफेयर, कोवेंट गार्डन, पड़ोसी कैम्डेन के साथ साझा, पिमलिको, विक्टोरिया, बेलग्रेविया और नाइट्सब्रिज, पड़ोसी केसिंगटन के साथ साझा, के उपजिले शामिल है। पूर्व वेस्टमिंस्टर शहर का 1965 में पड़ोसी बरो पेडिंगटन और मैरीलेबोन के साथ विलय हो गया और एक बड़ा आधुनिक बरो बना। ये पड़ोसी क्षेत्र केसिंगटन गार्डन के एक हिस्से में पेडिंगटन के एक छोटे से क्षेत्र को छोड़कर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और उसके पश्चिम की ओर विस्तार बेजवाटर रोड के उत्तर में स्थित है। उत्पत्ति और प्रशासन: इस क्षेत्र का विकास वेस्टमिंस्टर एबे की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जिसे उस समय थोर्नी द्वीप कहा जाता था। इस स्थान को संभवतः एक प्राकृतिक घाट के कारण चुना गया होगा, जिसके बारे में माना जाता है कि वह वाटलिंग स्ट्रीट को टेम्स नदी के ऊपर से ले जाता था। 3. चर्च के संदर्भ में इस विस्तृत क्षेत्र को वेस्टमिंस्टर के नाम से जाना जाने लगा। पौराणिक उत्पत्ति: पौराणिक उत्पत्ति 4 यह है कि 7वीं शताब्दी की शुरुआत में एड्रिक या एल्ड्रिच नामक एक स्थानीय मछुआरे ने एक अजनबी को फटे पुराने विदेशी कपड़ों में थेम्स नदी के पार थोर्नी द्वीप पर पहुंचाया था। यह सेंट पीटर, जो स्वयं एक मछुआरे थे, का एक चमत्कारी दर्शन था, जो नवनिर्मित चर्च का अभिषेक करने के लिए द्वीप पर आए थे, जो बाद में वेस्टमिंस्टर एबे के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने एड्रिक को अगली बार जाल डालने पर भरपूर पकड़ के साथ पुरस्कृत किया। एड्रिक को निर्देश दिया गया था कि वह राजा और सेंट मेलिटस, लंदन के बिशप को एक सामन और विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत करें कि अभिषेक पहले ही हो चुका था। हर साल 29 जून को सेंट पीटर दिवस पर फिशमॉन्गर्स की पूजनीय कंपनी इस घटना की याद में एबे को सामन भेंट करती है। 5. दर्ज की गई उत्पत्ति: 785 का एक चार्टर, जो संभवतः एक जालसाजी है, थोर्नी में ईश्वर के जरूरतमंद लोगों को जमीन देता है, उस भयावह जगह पर जिसे वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। यह पाठ एक पहले से मौजूद मठवासी समुदाय का संकेत देता है, जिसने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण जगह पर रहने का विकल्प चुना। एबे की दर्ज उत्पत्ति एक कम महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के बजाय 960 या 970 के दशक की शुरुआत की है, जब सेंट डंस्टन और किंग एडगर ने इस स्थल पर बेनेडिक्टिन भिक्षुओं का एक समुदाय स्थापित किया था। 6. 1042 और 1052 के बीच राजा एडवर्ड द कन्फेसर ने अपने लिए एक शाही दफन चर्च बनाने हेतु सेंट पीटर्स एबे का पुनर्निर्माण शुरू किया। यह इंग्लैंड में रोमनस्क्यू शैली में निर्मित पहला चर्च था। यह इमारत 1060 के आसपास पूरी हुई और 28 दिसंबर 1065 को 5 जनवरी 1066 को एडवर्ड की मृत्यु से ठीक एक सप्ताह पहले इसका अभिषेक किया गया। 7. एक सप्ताह बाद उन्हें चर्च में दफनाया गया और 9 साल बाद उनकी पत्नी एडिथ को उनके बगल में दफनाया गया। 8. उनके उत्तराधिकारी हेरोल्ड द्वितीय का राज्याभिषेक संभवतः एबे में हुआ था, हालांकि पहला प्रलेखित राज्याभिषेक उसी वर्ष बाद में विलियम द कॉन्करर का हुआ था। 9. किंग एडवर्ड द कन्फेसर के अंतिम संस्कार के समय सेंट पीटर एबे, जिसे बेयू टेपेस्ट्री में दर्शाया गया है। एडवर्ड के मठ का
साथ ही पास के वेस्टमिंस्टर पैलेस का एकमात्र विद्यमान चित्रण बेयू टेपेस्ट्री में है। मठवासी शयनगृह के कुछ निचले हिस्से, जो दक्षिणी अनुप्रस्थ भाग का एक विस्तार है, ग्रेट स्कूल के नॉर्मन अंडरक्रॉफ्ट में बचे हुए हैं, जिनमें एक द्वार भी शामिल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पिछले सैक्सन मठ से आया था। बरी हुई दानराशि ने एक ऐसे समुदाय का समर्थन किया जो डंस्टन की मूल नींव में 1 दर्जन भिक्षुओं से बढ़कर लगभग 80 भिक्षुओं तक पहुंच गया। 10. स्थानीय सरकार वेस्टमिंस्टर का मेट्रोपॉलिटन बरो, वेस्टमिंस्टर के पुराने शहर और लिबर्टी के लगभग समवर्ती था, जिसकी उत्तरी सीमा प्राचीन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट थी। वेस्टमिंस्टर पैरिश सेंट मार्गरेट जॉन नॉर्डेन का वेस्टमिंस्टर का नक्शा 1593। वेस्टमिंस्टर के अधिकांश पैरिश मिडलसेक्स के वेस्टमिंस्टर शहर और लिबर्टी में स्थित सेंट मार्गरेट पैरिश की सहायक पैरिशों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके अपवाद सेंट क्लेमेंट डेन्स, सेंट मैरी ले स्ट्रैंड और संभवतः कुछ अन्य छोटे क्षेत्र थे। प्राचीन पल्ली सेंट मार्गरेट थी। 1727 के बाद यह सेंट मार्गरेट और सेंट जॉन का नागरिक पल्ली बन गया, जो बढ़ती आबादी के लिए एक नए चर्च की आवश्यकता थी। वेस्टमिंस्टर एबे के आसपास का क्षेत्र सेंट पीटर के कॉलेजिएट चर्च का अतिरिक्त पारिवारिक क्लोज था। कई बड़े पल्ली की तरह वेस्टमिंस्टर भी छोटी इकाइयों में विभाजित था, जिन्हें हैमलेट्स अर्थात एक छोटा गांव नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय उपविभाजन कहा जाता था। ये बाद में स्वतंत्र उपपल्ली बन गए। 1900 तक स्थानीय प्राधिकरण सेंट मार्गरेट और सेंट जॉन, जिसे 1855 से 1887 तक वेस्टमिंस्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ वर्क्स के रूप में भी जाना जाता था, का संयुक्त वेस्तरी था, जो 1883 से कैक्सटन स्ट्रीट में वेस्टमिंस्टर टाउन हॉल में स्थित था। 11. वेस्टमिंस्टर शहर और स्वतंत्रता। वेस्टमिंस्टर की स्वतंत्रता, जिसका शासन वेस्टमिंस्टर कोर्ट ऑफ बर्गेसेस द्वारा किया जाता था, में सेंट मार्टिन इन द फील्ड्स और कई अन्य पैरिश और स्थान भी शामिल थे। वेस्टमिंस्टर के अपने तिमाही सत्र थे, लेकिन मिडलसेक्स सत्रों का भी अधिकार क्षेत्र था। वेस्टमिंस्टर मेट्रोपॉलिटन बरो वेस्टमिंस्टर सिटी हॉल 1965 में पूरा हुआ। 1889 में स्थानीय सरकार सुधारों के तहत यह क्षेत्र नवनिर्मित लंदन काउंटी के अंतर्गत आ गया और 1900 में वेस्टमिंस्टर की स्थानीय सरकार में और सुधार किए गए, जब कोर्ट ऑफ बर्गेसेस और पैरिश वेस्टरीज को समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह वेस्टमिंस्टर का मेट्रोपॉलिटन बरो स्थापित किया गया। उसी समय इस बरो को शहर का दर्जा दिया गया, जिससे इसे वेस्टमिंस्टर शहर और इसकी परिषद को वेस्टमिंस्टर सिटी काउंसिल के रूप में जाना जाने लगा। वेस्टमिंस्टर शहर और लिबर्टी तथा वेस्टमिंस्टर महानगरीय नगर विस्तार में बहुत समान थे, जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के दक्षिण में स्थित आधुनिक वेस्टमिंस्टर शहर के कुछ हिस्सों और उसके आगे हाइड पार्क प्लेस तक फैले हुए थे। अपवाद यह है कि उस सड़क के दक्षिण में स्थित केंसिंगटन गार्डन का एक हिस्सा पैडिंगटन का हिस्सा है। 1965 में वेस्टमिंस्टर का सेंट मैरी ले बोर्न और पैडिंगटन के साथ विलय हो गया, लेकिन संयुक्त क्षेत्र को वेस्टमिंस्टर शहर का शीर्षक रखने की अनुमति दी गई। 12. इतिहास वेस्टमिंस्टर के लिए सड़क नाम व्युत्पत्तियों की सूची के लिए वेस्टमिंस्टर के सड़क नाम देखें। शाही सीट 1909 में वेस्टमिंस्टर और टेम्स नदी का विहंगम दृश्य। वेस्टमिंस्टर एबे का स्थल, पूर्व थोर्नी द्वीप, वेस्टमिंस्टर का ऐतिहासिक केंद्र था। हेरोल्ड गॉडविंसन 1066 के शासनकाल के बाद से यह एबे इंग्लैंड के राजाओं और रानियों के राज्याभिषेक का पारंपरिक स्थल बन गया। लगभग 1200 से मठ के पास स्थित वेस्टमिंस्टर पैलेस मुख्य शाही निवास बन गया। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसकी पहचान शाही खजाने और वित्तीय अभिलेखों को विंचेस्टर से वेस्टमिंस्टर स्थानांतरित करने से हुई। बाद में इस महल में विकासशील संसद और इंग्लैंड की अदालतें स्थित थीं। इस प्रकार लंदन में 2 केंद्र बिंदु विकसित हुए, लंदन शहर वित्तीय आर्थिक और वेस्टमिंस्टर राजनीतिक और सांस्कृतिक। राजाओं ने अपना मुख्य निवास स्थान व्हाइटहॉल पैलेस 1530 से 1698 में स्थानांतरित कर दिया,
फिर 1698 में सेंट जेम्स पैलेस में और अंततः 1762 के बाद बकिंघम पैलेस और अन्य महलों में स्थानांतरित कर दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में मुख्य न्यायालय रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में स्थानांतरित हो गए। ब्रंसविक वोल्फेनब्यूटेल रियासत 1269 में ब्रंसविक लुनेबर्ग डची के पहले विभाजन के बाद ब्रंसविक रियासत का गठन हुआ। 1432 में ब्रंसविक के नगरवासियों के साथ बढ़ते तनाव के परिणामस्वरूप ब्रंसविक वंश ने अपना निवास वोल्फेनब्यूटेल कैसल में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार वोल्फेनब्यूटेल नाम इस रियासत का अनौपचारिक नाम बन गया। रूस के इवान 6 के शासनकाल में ब्रंसविक वंश ने 1740 में रूसी शाही सिंहासन पर एक छोटा सा अंतराल भी बिताया। 1754 तक निवास ब्रंसविक में वापस नहीं आया, नए ब्रंसविक पैलेस में। 1814 में यह रियासत डची ऑफ ब्रंसविक बन गई, जिस पर वेल्फ हाउस की वरिष्ठ शाखा का शासन था। कैलेनबर्ग रियासत, बाद में ब्रंसविक लुनेबर्ग का निर्वाचन क्षेत्र। मुख्य लेख: कैलेनबर्ग रियासत और हनोवर निर्वाचन क्षेत्र। ब्रंसविक लुनेबर्ग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतीक चिन्ह 1708। 1432 में ब्रंसविक वोल्फेनब्यूटेल रियासत द्वारा डेइस्टर और लीन के बीच प्राप्त जागीरें कैलेनबर्ग रियासत के रूप में विभाजित हो गईं। 1495 में इसका विस्तार गोटिंगेन के आसपास किया गया और 1584 में यह वोल्फेनब्यूटेल वंश में वापस चली गई। 1634 में उत्तराधिकार वितरण के परिणामस्वरूप यह सिले कैसल में रहने वाले ल्यूनबर्ग के घराने को दे दी गई। 1635 में यह ल्यूनबर्ग के राजकुमार अर्नेस्ट द्वितीय के छोटे भाई जॉर्ज को दे दी गई, जिन्होंने हनोवर को अपना निवास स्थान चुना। 1665 में नया क्षेत्र जोड़ा गया और 1705 में लूनबर्ग रियासत पर हनोवरियों का कब्जा हो गया। 1692 में कैलेनबर्ग हनोवर वंश के ड्यूक अर्नेस्ट ऑगस्टस ने ब्रंसविक लूनबर्ग के राजकुमार निर्वाचक के रूप में पवित्र रोमन साम्राज्य के राजकुमार निर्वाचक होने का अधिकार प्राप्त किया। बोलचाल की भाषा में इस निर्वाचन क्षेत्र को हनोवर निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। 1814 में इसके बाद हनोवर साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ। ब्रिटिश उत्तराधिकार। धर्मप्रेरित राजनीति ने अर्नेस्ट ऑगस्टस की पत्नी सोफिया ऑफ द पैलेटिनेट को 1701 के समझौते अधिनियम द्वारा ब्रिटिश राजगद्दी के उत्तराधिकार की पंक्ति में शामिल कर दिया। यह अधिनियम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के सिंहासनों पर प्रोटेस्टेंट उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के लिए लिखा गया था, उस समय जब उत्तरी यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन के अधिकांश हिस्सों में कैथोलिक विरोधी भावनाएं प्रबल थीं। सोफिया की मृत्यु उनकी चचेरी बहन, ग्रेट ब्रिटेन की रानी एनी, जो स्टुअर्ट परिवार की अंतिम शासक थीं, के निधन से कुछ समय पहले हुई थी। सोफिया के बेटे जॉर्ज प्रथम ने रानी एनी के बाद गद्दी संभाली और 1714 में ब्रिटिश राजघराने और हनोवर के निर्वाचन क्षेत्र के बीच एक व्यक्तिगत संघ स्थापित किया, जो एक सदी से भी ज्यादा समय बाद नेपोलियन युद्धों की समाप्ति तक पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन और एक नए उत्तराधिकारी राज्य के उदय तक कायम रहा। ब्रिटिश शाही परिवार को हनोवर हाउस के नाम से जाना जाने लगा। इसके मातृवंशीय घराने के लिए एल्डर हाउस ऑफ वेल्फ देखें। इसके पैतृक घराने के लिए हाउस ऑफ एस्टे देखें। मध्ययुगीन इटली में पोप का समर्थन करने वाले गुट के लिए गुएल्फ्स और गिबेलिन्स देखें। हाउस ऑफ वेल्फ, गुएल्फ माता-पिता का घर, एग्नैटिक। एल्डर वेल्फ, कॉग्नैटिक, देश जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड स्थापित 8वीं शताब्दी संस्थापक वेल्फ प्रथम, ड्यूक ऑफ बवेरिया अंतिम शासक अर्नेस्ट ऑगस्टस, ड्यूक ऑफ ब्रंसविक टाइटल सूची संपत्ति या ब्रंसविक और हनोवर निक्षेप 1918 जर्मनी में कैडेट शाखा हनोवर हाउस। वेल्फ का घराना, जिसे गुएल्फ या गुएल्फ भी कहा जाता है, एक यूरोपीय राजवंश है जिसमें 11वीं से 20वीं शताब्दी तक कई जर्मन और ब्रिटिश सम्राट और 18वीं शताब्दी में रूस के सम्राट इवान 6 शामिल रहे हैं। म्यूज मोसिले क्षेत्र का मूल रूप से
फ्रैंकोनियन परिवार कैरोलिंगियन शाही परिवार से निकटता से जुड़ा था। मूल वेल्फ का छोटा घराना एस्टे घराने की एक पुरानी शाखा है। एस्टे एक ऐसा राजवंश है जिसके सबसे पुराने ज्ञात सदस्य 9वीं शताब्दी के अंत 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वेनेटो और लोम्बार्डी में रहते थे, जिन्हें कभी कभी वेल्फेस्टे भी कहा जाता था। इसके पहले सदस्य वेल्फ प्रथम, बवेरिया के ड्यूक, जिन्हें वेल्फ चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, थे। उन्हें वेल्फ के बड़े घराने की संपत्ति विरासत में मिली जब उनके मामा वेल्फ तृतीय, कारिंथिया और वेरोना के ड्यूक, जो बड़े घराने के अंतिम पुरुष वेल्फ थे, का 1055 में निधन हो गया। वेल्फ 4, वेल्फ 3 की बहन अल्टडॉर्फ के कुनिगुंडे और उनके पति अल्बर्ट एजो 2, मिलान के मार्ग्रेव का बेटा था। 1070 में वेल्फ 4 बवेरिया का ड्यूक बन गया। बवेरिया के ड्यूक वेल्फ द्वितीय ने टस्कनी की काउंटेस मटिल्डा से विवाह किया, जिनकी निसंतान मृत्यु हो गई, और उन्होंने टस्कनी, फेरारा, मोडेना, मंटुआ और रेजियो सहित अपनी संपत्ति छोड़ दी, जिसने निवेश विवाद में भूमिका निभाई। चूंकि वेल्फ राजवंश ने इस विवाद में पोप का पक्ष लिया था, इसलिए पोप के पक्षधर इटली में गुएल्फ्स, गुएल्फी के नाम से जाने जाने लगे। वेल्फ्स की पहली वंशावली जेनेलोगिया वेल्फोरम है, जिसकी रचना 1126 से कुछ पहले हुई थी। राजवंश का एक अधिक विस्तृत इतिहास, हिस्टोरिया वेल्फोरम, 1170 के आसपास रचा गया था। यह जर्मनी में एक कुलीन घराने का सबसे प्रारंभिक इतिहास है। अल्टडॉर्फ की कुनिगुंडे, वेल्फ तृतीय की बहन, एस्टे के अल्बर्ट अज्जो द्वितीय की पत्नी, मिलान की मार्ग्रेव, वेल्फ चतुर्थ के मातापिता वेल्फ प्रथम, बवेरिया के ड्यूक, लगभग 1030/1040, 1101 वेल्फ 2, बवेरिया के ड्यूक, 1073 से 1120, बवेरिया और सैक्सोनी। हेनरी 9, बवेरिया के ड्यूक, 1120 से 1126 तक, वेल्फ राजवंश के 3 ड्यूकों में से पहले थे, जिन्हें हेनरी कहा जाता था। उनकी पत्नी वुल्फिल्ड, बिलुंग परिवार की उत्तराधिकारी थीं, जिनके पास लोअर सैक्सोनी में ल्यूनेबर्ग के आसपास का क्षेत्र था। उनके पुत्र हेनरी द प्राउड, पवित्र रोमन सम्राट लोथेयर द्वितीय के दामाद और उत्तराधिकारी थे, और लोथेयर की मृत्यु के बाद सैक्सोनी के ड्यूक भी बने। लोथेयर ने ब्रंसविक के आसपास का अपना इलाका, जो ब्रूनोनिड्स की अपनी मां से विरासत में मिला था, अपनी बेटी गर्ट्रूड को दे दिया। उसके पति हेनरी द प्राउड, होहेनस्टॉफेन के कॉनराड तृतीय के विरुद्ध शाही चुनाव में पसंदीदा उम्मीदवार बन गए। हेनरी चुनाव हार गए, क्योंकि अन्य राजकुमार उनकी शक्ति और स्वभाव से भयभीत थे, और कॉनराड तृतीय ने उन्हें उनके डची से बेदखल कर दिया। हेनरी के भाई वेल्फ 6, 1115 से 1191, टस्कनी के मार्ग्रेव, ने बाद में रेवेंसबर्ग के आसपास के अपने स्वाबियन क्षेत्रों को, जो वेल्फ के एल्डर हाउस की मूल संपत्ति थी, अपने भतीजे सम्राट फ्रेडरिक I को, और इस प्रकार होहेनस्टॉफेन के हाउस को छोड़ दिया। हेनरी द ब्लैक, बवेरिया के ड्यूक, 1075 से 1126, और उनकी पत्नी बिलुंग की वुल्फिल्ड हेनरी द प्राउड, 1102 से 1139, बवेरिया और सैक्सोनी के ड्यूक, और उनकी पत्नी गर्ट्रूड ऑफ सैक्सोनी, लोथेयर द्वितीय की बेटी, पवित्र रोमन सम्राट, सैक्सोनी के ड्यूक वेल्फ 6, 1115 से 1191, टस्कनी के मार्ग्रेव स्टिंगरेन एबे, स्वाबिया, इसके संस्थापक वेल्फ 6। मृत्यु 1191 का दफन स्थान हेनरी द लायन के दिनों में वेल्फ्स की संपत्ति। वेल्फ राजवंश के अगले ड्यूक हेनरी द लायन, 1129, 1131, 1195, ने अपने पिता के 2 डची, 1142 में सैक्सोनी और 1156 में बवेरिया, पुनः प्राप्त कर लिए, और इस प्रकार जर्मनी के विशाल भूभाग पर शासन किया। 1168 में उन्होंने मटिल्डा, 1156 से 1189 से विवाह किया, जो इंग्लैंड के हेनरी द्वितीय और एक्विटाइन की एलेनोर की पुत्री और इंग्लैंड के रिचर्ड प्रथम की बहन थीं, और इस प्रकार उनका प्रभाव और भी बढ़ गया। उनके चचेरे भाई होहेनस्टॉफेन राजवंश के पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक प्रथम ने उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की,
लेकिन जब हेनरी ने एक बार फिर इतालवी युद्ध अभियान में उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया, तो संघर्ष अपरिहार्य हो गया। 1176 में लेग्नानो के युद्ध के बाद सम्राट फ्रेडरिक प्रथम और जर्मन साम्राज्य के अन्य राजकुमारों द्वारा उनके विशाल क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर दावा करने के लिए उत्सुक होने के कारण उन्हें उनके डची से बेदखल कर दिया गया तथा 1180 में उन्हें उनके ससुर हेनरी द्वितीय के दरबार में नॉर्मैंडी में निर्वासित कर दिया गया। 3 साल बाद वे जर्मनी लौट आए। हेनरी ने 1185 में होहेनस्टॉफेन सम्राट के साथ शांति स्थापित की और अपनी दोनों डची वापस लिए बिना ही ब्रंसविक के आसपास अपनी बहुत कम हो चुकी जमीन पर लौट गए। बवेरिया को बवेरिया के ड्यूक ओटो प्रथम को दे दिया गया था और सैक्सोनी की डची को कोलोन के आर्कबिशप, अस्कानिया के घराने और अन्य लोगों के बीच बांट दिया गया था। 1195 में हेनरी की ब्रंसविक में मृत्यु हो गई। हेनरी द लायन 1130 से 1195, बवेरिया और सैक्सोनी के ड्यूक मटिल्डा प्लांटाजेनेट 1156 से 1189, हेनरी द लायन की पत्नी इंग्लैंड के रिचर्ड प्रथम की बहन ब्रंसविक में हेनरी का डैंकवरडेरोड महल, हेनरी का ब्रंसविक शेर ओटो चतुर्थ, पवित्र रोमन सम्राट हेनरी द लायन और इंग्लैंड के मटिल्डा के पुत्र ब्रंसविक और हनोवर। हेनरी द लायन के पुत्र ब्रंसविक के ओटो को रोमनों का राजा चुना गया और होहेनस्टॉफेन सम्राटों के साथ कई वर्षों के संघर्ष के बाद उन्हें पवित्र रोमन सम्राट ओटो चतुर्थ का ताज पहनाया गया। पोप इनोसेंट तृतीय के क्रोध का शिकार होने के कारण उन्हें 1215 में बहिष्कृत कर दिया गया। होहेनस्टॉफेन फ्रेडरिक द्वितीय ने ओटो को शाही सिंहासन त्यागने के लिए मजबूर किया। 2. वे पवित्र रोमन सम्राट बनने वाले एकमात्र वेल्फ थे। ब्रंसविक लुनेबर्ग डची का कोटफार्म्स। हेनरी द लायन के पोते ओटो द चाइल्ड 1235 में सैक्सोनी के एक हिस्से ब्रंसविक लुनेबर्ग के नए डची के ड्यूक बने और 1252 में वही उनकी मृत्यु हो गई। उच्च मध्य युग के दौरान डची को वेल्फ हाउस के विभिन्न वंशों में कई बार विभाजित किया गया था। अधीनस्थ राज्यों को डची के भीतर रियासतों का कानूनी दर्जा प्राप्त था, जो एक अविभाजित शाही जागीर के रूप में बनी रही। प्रत्येक राज्य का नाम आमतौर पर शासक के निवास के नाम पर रखा जाता था। उदाहरण के लिए ब्रंसविक वोल्फेनबुटेल के शासक मूल रूप से वोल्फेनबुटेल में रहते थे। जब भी पुरुष वंश में परिवार की कोई शाखा समाप्त हो जाती थी तो क्षेत्र किसी अन्य वंश को दे दिया जाता था, क्योंकि डची अपने व्यक्तिगत सदस्यों के बजाय पूरे परिवार के अधीन रहती थी। वेल्फ हाउस के सभी सदस्य, पुरुष या महिला, अधीनस्थ रियासत की शैली के अलावा ड्यूक, डचेस ऑफ ब्रंसविक लुनेबर्ग, ब्रंसविक उत्तराधिकार ब्रंसविक डची का कोटफार्म्स अर्नेस्ट ऑगस्टस, ड्यूक ऑफ ब्रंसविक और वोल्फेनबुटेल 1913 से 1918। राजवंश के वरिष्ठ वंश ने ब्रंसविक वोल्फेनब्यूटेल की बहुत छोटी रियासत पर शासन किया था, जिसने 1814 में संप्रभु डची ऑफ ब्रंसविक का निर्माण किया। यह वंश 1884 में विलुप्त हो गया। हालांकि डची का उत्तराधिकार हनोवर के अंतिम राजा के पुत्र ड्यूक ऑफ कम्बरलैंड को मिलना चाहिए था, लेकिन प्रशिया को उनकी निष्ठा पर संदेह था, जिसके कारण डची का सिंहासन 1913 तक खाली रहा, जब ड्यूक ऑफ कम्बरलैंड के पुत्र अर्नस्ट ऑगस्ट ने कैसर विल्हेम द्वितीय की पुत्री से विवाह किया और उन्हें उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। उनका शासन अल्पकालिक रहा, क्योंकि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजशाही का अंत हो गया। वेल्फ राजवंश आज भी अस्तित्व में है। यूरोपीय सिंहासन पर बैठने वाली अंतिम सदस्य हनोवर की फ्रेडेरिका थीं, जो ब्रंसविक के अंतिम ड्यूक अर्नेस्ट ऑगस्टस की पुत्री थीं। ग्रीस की रानी 1981, स्पेन की रानी सोफिया और ग्रीस के राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय की मां थीं। फ्रेडेरिका के भाई हनोवर के राजकुमार जॉर्ज विलियम ने ग्रीस और डेनमार्क की राजकुमारी सोफी से विवाह किया, जो एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप की बहन थीं। इस राजवंश के मुखिया रानी फ्रेडेरिका के भतीजे अर्नस्ट ऑगस्ट है, जो मोनाको की राजकुमारी कैरोलिन के तीसरे और वर्तमान पति है। मध्यकालीन और ट्यूडर। यह बस्ती महल और मठ के आसपास
उनके लिए एक सेवा क्षेत्र के रूप में विकसित हुई। पैरिश चर्च सेंट मार्गरेट वेस्टमिंस्टर पैरिश के व्यापक समुदाय की सेवा करता था। महल और मठ के सेवकों के साथ साथ ग्रामीण आबादी और शहर से सड़क पर विकसित हो रहे उच्च स्तरीय घरों से जुड़े लोगों की भी। यह क्षेत्र बड़ा होता गया और जॉर्जियाई काल में शहरी रिबन विकास के माध्यम से स्ट्रैंड के साथ शहर से जुड़ गया। 16वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी अष्टम के धर्मसुधार ने मठ को समाप्त कर दिया और एक गिरजाघर की स्थापना की। इस प्रकार पैरिश को एक शहर का दर्जा दिया गया, हालांकि यह उस समय लंदन शहर और साउथवार्क बरो के आकार का केवल एक अंश था। वास्तव में चर्च का गिरजाघर और धर्मप्रांतीय दर्जा केवल 1539 से 1556 तक ही रहा, लेकिन शहर का दर्जा मिडलसेक्स के भीतर एकमात्र पल्ली तक ही सीमित रहा। ऐसा माना जाता है कि लंदन शहर और साउथवार्क को मताधिकार मिलने के सदियों बाद 1545 में एक नए संसदीय नगर के रूप में इसमें पहली बार 2 संसद सदस्य बने। 13 इमानुएल अस्पताल वेस्टमिंस्टर 1890 फिलिप नॉर्मन द्वारा बढ़ते हुए एलिजाबेथन शहर में एक उच्च कांस्टेबल, बेलीफ, टाउन क्लर्क और तालाबों का रखवाला था। 14 विक्टोरियन विभाजन चार्ल्स बूथ के गरीबी मानचित्र का एक हिस्सा जो 1889 में वेस्टमिंस्टर को दर्शाता है। सड़कों के रंग निवासियों के आर्थिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीला उच्च मध्यम और उच्च वर्ग धनी, लाल निम्न मध्यम वर्ग संपन्न मध्यम वर्ग, गुलाबी काफी आरामदायक अच्छी साधारण कमाई, नीला आंतरायिक या आकस्मिक कमाई और काला निम्नतम वर्ग के कभी कभार काम करने वाले मजदूर, सड़क विक्रेता, आवारा, अपराधी और अर्धअपराधी। बूथ ने विक्टोरिया स्ट्रीट को उसकी नई दुकानों और फ्लैटों के साथ पीले रंग से रंगा। विक्टोरिया स्ट्रीट के किनारे की सड़कों पर पीबॉडी ट्रस्ट द्वारा बनाए गए मॉडल आवास गुलाबी और भूरे रंग में दिखाई देते हैं, जो मामूली सम्मान का संकेत देते हैं, जबकि काली और नीली सड़कें शेष झुग्गी बस्तियों को दर्शाती है, जहां सबसे गरीब लोग रहते हैं। 15 1889 में वेस्टमिंस्टर को दिखाने वाले चार्ल्स बूथ के गरीबी मानचित्र ने क्षेत्र के भीतर आसन्न सड़कों पर रहने वाले आय और पूंजीवर्ग की पूरी श्रृंखला दर्ज की। इसका मध्य पश्चिमी क्षेत्र 1850 तक टाइबर नदी के दक्षिणी बार चैनल खड्ड में डेविल्स एकर बन गया था। फिर भी विक्टोरिया स्ट्रीट और अन्य छोटी सड़कों और चौकों में लंदन में सामाजिक वर्ग का उच्चतम रंग था, पीला सुनहरा। वेस्टमिंस्टर ने इस झुग्गी बस्ती की सफाई और जल निकासी में सुधार के साथ घोर गरीबी को दूर कर दिया है, लेकिन क्षेत्र के भीतर एक विशिष्ट सेंट्रल लंदन संपत्ति भेद है जो बहुत तीव्र है, जिसका प्रतीक 21वीं सदी के भव्य विकास, वास्तुशिल्प उच्च बिंदु सूचीबद्ध इमारतें 16 और परोपकारी जॉर्ज पीबॉडी द्वारा स्थापित पीबॉडी ट्रस्ट के पास के सामाजिक आवास, ज्यादातर गैर परिषद आवास भवन है। नाम का व्यापक उपयोग सदियों से अंग्रेजी और ब्रिटिश सार्वजनिक जीवन में वेस्टमिंस्टर पर केंद्रित होने के कारण वेस्टमिंस्टर नाम का प्रयोग आमतौर पर ब्रिटिश संसद और यूनाइटेड किंगडम के राजनीतिक समुदाय के लिए एक पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। सिविल सेवा को भी इसी तरह उत्तरी उपरोस व्हाइटहॉल के नाम से संदर्भित किया जाता है। वेस्टमिंस्टर का प्रयोग वेस्टमिंस्टर प्रणाली के संदर्भ में भी किया जाता है, जो लोकतांत्रिक सरकार का संसदीय मॉडल है जो यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रों, विशेष रूप से राष्ट्रमंडल देशों और पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों में विकसित हुआ है, जिन्होंने इसे अपनाया। ब्रिटिश राजनीति के संदर्भ में कभी कभी प्रयुक्त होने वाला शब्द वेस्टमिंस्टर विलेज किसी भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित नहीं करता है। विशेष रूप से प्रयुक्त वाक्यांश वेस्टमिंस्टर विलेज गॉसिप में यह संसद सदस्यों, राजनीतिक पत्रकारों, तथाकथित स्पिन डॉक्टरों और वेस्टमिंस्टर पैलेस तथा सरकारी मंत्रालयों में होने वाली घटनाओं से जुड़े अन्य लोगों के कथित घनिष्ठ सामाजिक दायरे को दर्शाता है। हनोवर बटा HAENOVR NV माइनस बटा हा OHVR हा VR जर्मन हनोवर HNOF निम्न जर्मन राज्य लोअर सेक्सोनी की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसकी 535, 932, 2021
की आबादी इसे जर्मनी का 13वां सबसे बड़ा शहर और साथ ही बर्लिन, हैम्बर्ग और ब्रेमेन के बाद उत्तरी जर्मनी, हनोवर के शहरी क्षेत्र गार्बसेन, लैंगहेंगेन और लाजेन शहर शामिल है और इसकी आबादी लगभग 791,000 2018 है। 3 हनोवर क्षेत्र में लगभग 1.16 मिलियन निवासी है 2019 4 और यह नोव्रब्रोनस्टिवगॉटिंगेन वोल्फ्सबर्ग महानगरीय क्षेत्र में सबसे 1946 में लोअर सैक्सोनी की राजधानी बनने से पहले हनोवर कैलेनबर्ग रियासत 1636 से 1692, हनोवर निर्वाचन क्षेत्र 1692 से 1814, हनोवर साम्राज्य 1814 से 1866, प्रशिया साम्राज्य के हनोवर प्रांत 1868 से 1918, प्रशिया के स्वतंत्र राज्य के हनोवर प्रांत 1918 से 1947 और हनोवर राज्य 1946 की राजधानी था। 1714 से 1837 तक हनोवर व्यक्तिगत संघ द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के हनोवरियन राजाओं की पारिवारिक सीट थी, जिसे ब्रंसविक लुनेबर्ग के ड्यूक, जिन्हें बाद में हनोवर के निर्वाचक के रूप में वर्णित किया गया, की उपाधि के तहत रखा गया था। यह शहर उत्तरी जर्मन मैदान के दक्षिण में लीन नदी और उसकी सहायक इह्मे नदी के संगम पर स्थित है। यह शहर रेलवे लाइनों और मोटरवे ऑटोबानन का एक प्रमुख क्रॉसिंग पॉइंट है, जो पूर्व पश्चिम बर्लिन रूहर क्षेत्र बटा डसेल्डोर्फ बटा कोलोन और उत्तर दक्षिण हैम्बर्ग फ्रैंकफर्ट बटा स्टटगार्ट बटा म्यूनिक दोनों दिशाओं में मुख्य यूरोपीय लाइनों को जोड़ता है। हनोवर हवाई अड्डा शहर के उत्तर में लैंगेनहेगन में स्थित है और यह जर्मनी का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। शहर के सबसे उल्लेखनीय उच्च शिक्षा संस्थान है हनोवर मेडिकल स्कूल, मेडिजिनिशे होचस्चुले हनोवर, जो जर्मनी के प्रमुख मेडिकल स्कूलों में से एक है, जिसमें यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लिनिकम डेर मेडिजिनिशेन होचस्चुले हनोवर और लीबनिज यूनिवर्सिटी हनोवर। हनोवर मेला मैदान कई विस्तारों, खासकर एक्सपो 2000 के कारण दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। हनोवर हर साल हनोवर मेले और 2018 तक CEBIT जैसे व्यावसायिक व्यापार मेलों का आयोजन करता है। यह परिवहन, रसद और गतिशीलता 1937 के बाद हनोवर के लॉर्ड मेयर और राज्य आयुक्त NSDAP नाजी पार्टी के सदस्य थे। तब हनोवर में बड़ी यहूदी आबादी मौजूद थी। अक्टूबर 1938 में पोलिश मूल के 484 हनोवरियन यहूदियों को पोलैंड भेज दिया गया, जिसमें ग्रिनजपेन परिवार भी शामिल था। हालांकि पोलैंड ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे वे हजारों अन्य पोलिश यहूदी निर्वासितों के साथ सीमा पर फंसे रह गए, जिन्हें पोलिश रेड क्रॉस और यहूदी कल्याण संगठनों द्वारा केवल रुक-रुक कर भोजन दिया जाता था। उस समय ग्रिनजपेन के बेटे हर्शल ग्रिनजपेन पेरिस में थे। जब उन्हें पता चला कि क्या हो रहा है, तो वे पेरिस में जर्मन दूतावास गए और जर्मन राजनयिक एडुआर्ड अर्नस्ट वोम रथ को गोली मार दी, जिनकी कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। 15 नाजियों ने इस कृत्य को एक राष्ट्रव्यापी नरसंहार के मंचन के बहाने के रूप में लिया, जिसे क्रिस्टलनाचट 9 नवंबर 1938 के रूप में जाना जाता है। 16 उस दिन हनोवर का आराधनालय, जिसे 1870 में एडविन ओपलर ने नवरोमांटिक शैली में डिजाइन किया था, नाजियों द्वारा जला दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1941 में एक्शन लॉटरबैकर योजना के माध्यम से शेष हनोवरियन यहूदी परिवारों का एक यहूदी बस्तीकरण शुरू हुआ। वांसी सम्मेलन से पहले ही 15 दिसंबर 1941 को हनोवर से पहले यहूदियों को रीगा भेज दिया गया था। 17 कुल 2400 लोगों को निर्वासित किया गया था और बहुत कम बच पाए। युद्ध के दौरान हनोवर में 7 एकाग्रता शिविरों का निर्माण किया गया था, जिसमें कई यहूदियों को कैद किया गया था। 18 लेकिन पोलिश, फ्रांसीसी और रूसी महिलाएं भी थीं। 1939 में हनोवर में रहने वाले लगभग 2271 यहूदियों में से
100 से भी कम लोग तब शहर में थे जब युद्ध के अंत में 10 अप्रैल 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना हनोवर पर कब्जा करने के लिए पहुंची। 21-22 आज ओपेरा स्क्वायर में युद्ध के बाद पास के बर्गन-बेल्सन एकाग्रता शिविर के बचे हुए रूढ़िवादी यहूदी लोगों का एक बड़ा समूह हनोवर में बस गया। 23 यहाँ सिंती और रोमानी लोगों के लिए एक शिविर भी था, रोमानी होलोकॉस्ट देखे। 24 और मित्र देशों के युद्धबंदियों के लिए स्टालाग 11 भी युद्धबंदी शिविर के दर्जनों जबरन श्रम उप शिविर भी थे। 25 एजिडियन किरचे का पुनर्निर्माण नहीं किया गया और इसके खंडहरों को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक के रूप में रखा गया। मुख्य लेख द्वितीय विश्व युद्ध में हनोवर पर बमबारी 1943 में हनोवर का द्वितीय विश्व युद्ध का नक्शा एक महत्वपूर्ण रेलवे और सड़क जंक्शन और उत्पादन केंद्र के रूप में हनोवर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रणनीतिक बमबारी के लिए एक प्रमुख लक्ष्य था, जिसमें तेल अभियान भी शामिल था। लक्ष्यों में एएफए, स्टॉकेन, देउर्गनेराग रिफाइनरी, मिसबर्ग, कॉन्टिनेंटल प्लांट्स, वहरेनवाल्ड और लिमर, रिकलिंगन और लाटचेन में यूनाइटेड लाइट मेटल वर्क्स वीएलडब्ल्यू, आज हनोवर मेला ग्राउंड, हनोवर लिमर रबर रिक्लेमेशन प्लांट, हनोमैग फैक्ट्री, लिंडेन और टैंक फैक्ट्री एमएनएच मशीन फैब्रिक निडेरजाक्सन, बेडेनस्टेड शामिल थे। आवासीय क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया था और मित्र देशों की बमबारी के छापों से 6,000 से अधिक नागरिक मारे गए थे। कुल 88 बमबारी छापों में शहर के केंद्र का 90% से अधिक नष्ट हो गया था। आज शहर का लगभग 25% हिस्सा 1950 से पहले की इमारतों से बना है। 27 जर्मनी में मित्र देशों की जमीनी बढ़त अप्रैल 1945 में हनोवर तक पहुंच गई। 28 अमेरिका की 84वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने 10 अप्रैल 1945 को शहर पर कब्जा कर लिया। के लिए दुनिया के अग्रणी व्यापार मेले, अर्धवार्षिक आईएए वाणिज्यिक वाहन शो का भी आयोजन करता है। हर साल हनोवर दुनिया के सबसे बड़े निशानेबाजों के उत्सव शूटजेनफेस्ट हनोवर और ऑक्टोबरफेस्ट हनोवर का आयोजन करता है। शब्द साधन शहर का नाम संभवतः जर्मन एम होहे उफर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊंचे नदी किनारे पर। 5 परंपरागत रूप से अंग्रेजी वर्तनी हनोवर है, हालांकि हनोवर एक डबल एन के साथ जर्मन वर्तनी अंग्रेजी में अधिक लोकप्रिय हो गई है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हाल के संस्करण जर्मन वर्तनी को पसंद करते हैं और स्थानीय सरकार अपने अंग्रेजी वेब पेजों पर जर्मन वर्तनी का उपयोग करती है। 8 पहले शब्दांश पर तनाव के साथ अंग्रेजी उच्चारण जर्मन और अंग्रेजी दोनों वर्तनी पर लागू होता है, जो दूसरे शब्दांश पर तनाव और एक लंबे दूसरे स्वर के साथ जर्मन उच्चारण से अलग है। पारंपरिक अंग्रेजी वर्तनी का उपयोग अभी भी ऐतिहासिक संदर्भों में किया जाता है, खासकर जब ब्रिटिश हाउस ऑफ हनोवर का जिक्र होता है। इतिहास कालानुक्रमिक मार्गदर्शिका के लिए हनोवर की समयरेखा देखें। यह भी देखें हनोवर का इतिहास क्षेत्र। प्रारंभिक इतिहास हनोवर में लीन नदी, एक बेगुइन टॉवर और शहर की मध्ययुगीन शहर की दीवार के अवशेषों के दाईं ओर दिखाई देती है, जिन्हें हनोवर ऐतिहासिक संग्रहालय और 2 लीन पैलेस में एकीकृत किया गया है। मैथॉस मेरियन द्वारा हनोवर का चित्रण 9 पहली बार 1641 में जारी किया गया। हनोवर की स्थापना मध्ययुगीन काल में लीने नदी के पूर्वी तट पर हुई थी। इसका मूल नाम हनोवर का अर्थ उच्च नदी तट हो सकता है, लेकिन इस पर बहस होती है। 10-11 हनोवर मल्लाहों और मछुआरों का एक छोटा सा गांव था, जो 13वीं शताब्दी में तुलनात्मक रूप से एक बड़ा शहर बन गया और एक प्राकृतिक चौराहे पर स्थित होने के कारण 1241 में इसे नगर विशेषाधिकार प्राप्त हुए। चूंकि स्थलीय यात्रा अपेक्षाकृत कठिन थी, नदी के ऊपरी नौगम्य भाग पर इसकी स्थिति ने बढ़ते व्यापार से इसे विकसित होने में मदद की। यह लीने नदी द्वारा ब्रेमेन के हैंसियाटिक लीग शहर से जुड़ा था और विस्तृत उत्तरी जर्मन मैदान के दक्षिणी किनारे और हार्ज पहाड़ों के उत्तर पश्चिम में स्थित था, इसलिए खच्चर गाड़ियों
जैसे पूर्व पश्चिम यातायात इससे होकर गुजरते थे। इस प्रकार हनोवर राइन, रुहर और सार नदी घाटियों और उनके औद्योगिक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार था। 14वीं शताब्दी में हनोवर के मुख्य चर्चों का निर्माण हुआ, साथ ही 3 द्वारों वाली एक शहर की दीवार भी बनाई गई। जर्मनी में औद्योगिकरण की शुरुआत के साथ ही उत्तरी हार्ज पर्वतमाला से लोहे और चांदी का व्यापार शुरू हुआ, जिससे शहर का महत्व बढ़ गया। 1636 में जॉर्ज, ड्यूक ऑफ ब्रंसविक-लुनेबर्ग रियासत के केलेनबर्ग के शासक, अपना निवास हनोवर ले गए। ब्रंसविक-लुनेबर्ग के ड्यूक को पवित्र रोमन सम्राट ने 1692 में प्रिंस इलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया था, जिसकी पुष्टि 1708 में इंपीरियल डाइट द्वारा की गई थी। इस प्रकार रियासत को ब्रंसविक-लुनेबर्ग के निर्वाचन क्षेत्र में अपग्रेड किया गया था, जिसे केलेनबर्ग की राजधानी के बाद हनोवर के निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। हनोवर हाउस भी देखे। इसके निर्वाचक बाद में ग्रेट ब्रिटेन और 1801 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के सम्राट बने। उनमें से पहले जॉर्ज आई लुई थे, जिन्होंने 1714 में ब्रिटिश सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अर्धसैनिक कानून, जिसके अनुसार यदि संभव हो तो पुरुष वंश द्वारा उत्तराधिकार आवश्यक था, ने हनोवर में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक पर रोक लगा दी। जॉर्ज प्रथम की पुरुष वंश की वंशज होने के नाते महारानी विक्टोरिया स्वयं हनोवर सदन की सदस्य थीं। हालांकि उनके वंशजों ने उनके पति का नाममात्र का नाम सैक्स-कोबर्ग-गोथा रखा। ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के 3 राजा एक साथ हनोवर के निर्वाचित राजकुमार भी थे। यूनाइटेड किंगडम और हनोवर के राजाओं के व्यक्तिगत मिलन 1714 से 1837 के दौरान सम्राट शायद ही कभी शहर का दौरा करते थे। वास्तव में पिछले 3 संयुक्त शासकों 1760 से 1837 के शासनकाल के दौरान केवल एक संक्षिप्त दौरा हुआ था, जो 1821 में जॉर्ज चतुर्थ का था। 1816 से 1837 तक वायसराय एडोल्फस ने हनोवर में सम्राट का प्रतिनिधित्व किया। 7 साल के युद्ध के दौरान 26 जुलाई 1757 को शहर के पास हेस्टेनबेक की लड़ाई लड़ी गई थी। फ्रांसीसी सेना ने हनोवरियन ऑब्जर्वेशन आर्मी को हरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप हनोवर पर आक्रमण के तहत शहर पर कब्जा हो गया। अगले वर्ष ब्रंसविक के फर्डिनेंड के नेतृत्व में एंग्लो जर्मन सेनाओं ने इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया। 19वीं सदी में क्रोप के 1895 श्लॉस हेरेनहौसेन 1895 5 जुलाई 1803 को नेपोलियन द्वारा आर्टलेनबर्ग कन्वेंशन एल्बे की संधि लागू करने के बाद लगभग 35,000 फ्रांसीसी सैनिकों ने हनोवर पर कब्जा कर लिया। कन्वेंशन में हनोवरियन सेना को भंग करने की भी आवश्यकता थी। हालांकि जॉर्ज III ने एल्बे कन्वेंशन को मान्यता नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप हनोवर के बड़ी संख्या में सैनिक अंततः ग्रेट ब्रिटेन चले गए, जहां किंग्स जर्मन लीजन का गठन किया गया था। यह केवल हनोवर और ब्रंसविक के सैनिक थे जिन्होंने नेपोलियन युद्धों के दौरान लगातार फ्रांस का विरोध किया था। बाद में लीजन ने 1815 में प्रायद्वीपीय युद्ध और वाटरलू की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1814 में 1837 में यूनाइटेड किंगडम और हनोवर का व्यक्तिगत मिलन समाप्त हो गया, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में विलियम चतुर्थ की उत्तराधिकारी महिला रानी विक्टोरिया थीं। हनोवर केवल पुरुष उत्तराधिकारियों को ही विरासत में मिल सकता था। इस प्रकार हनोवर विलियम चतुर्थ के भाई अर्नेस्ट ऑगस्टस के पास चला गया और 1866 तक एक राज्य बना रहा, जब ऑस्ट्रो-प्रशिया युद्ध के दौरान इसे प्रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि 1866 में लैंगेसल्जा के युद्ध में हनोवर से प्रशिया को हराने की उम्मीद थी, लेकिन प्रशिया ने हनोवरियन सेना को नष्ट करने के लिए मोल्टके द एल्डर के केसेलश्लाच युद्ध आदेश का इस्तेमाल किया। इसके बाद हनोवर शहर प्रशिया के हनोवर प्रांत की राजधानी बन गया। 1872 में पहली घोड़ा रेलवे का उद्घाटन किया गया और 1893 में
एक इलेक्ट्रिक ट्राम स्थापित की गई। 14 बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। इस समय हनोवर में एक स्थानीय समाचार पत्र, हनोवर्शर कुरियर, प्रकाशित होता था। पोट्सडेम सिटी पैलेस, जर्मन, पोट्सडेमर स्टेडशलोस, जर्मनी के पोट्सडेम में स्थित एक इमारत है जो सेंट निकोलस चर्च, निकोलाई किर्चे के बगल में ओल्ड मार्केट स्क्वायर पर स्थित है। यह ब्रेंडेनबर्ग के मार्ग्रेव्स और इलेक्टर्स, जो बाद में प्रशिया के राजा बने, प्रशिया के राजाओं और जर्मन सम्राटों का दूसरा आधिकारिक निवास, शीतकालीन निवास था। द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने और बाद में पूर्वी जर्मन कम्युनिस्ट शासन द्वारा ध्वस्त कर दिए जाने के बाद, ऐतिहासिक अग्रभाग और आधुनिक आंतरिक सज्जा के साथ इसका आंशिक पुनर्निर्माण 2013 के अंत में पूरा हुआ। तब से यह इमारत संघीय राज्य ब्रांडेनबर्ग की संसद के लिए काम कर रही है। इतिहास। बारोक महल का निर्माण 1662 से 1669 तक प्रिंस इलेक्टर फ्रेडरिक विल्हेम के शासनकाल में एक पुराने किले के स्थान पर किया गया था और 1744 से 1752 तक फ्रेडरिक द्वितीय के शासनकाल में जॉर्ज वेंजेस्लॉस वॉन नोबेल्सडॉर्फ द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था, जिन्होंने अतिरिक्त आंतरिक सजावट की थी। यह फ्रेडरिकियन रोकोको के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। 14 अप्रैल 1945 को मित्र देशों की बमबारी के दौरान सिटी पैलेस पर बमबारी की गई और वह जलकर खाक हो गया। हालांकि इमारत का 83% हिस्सा बच गया। हालांकि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी, आधिकारिक नाम सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी ऑफ जर्मनी (एसीडी) ने वैचारिक कारणों से 1960 में इस खंडहर को ध्वस्त कर दिया। उद्धरण वांछित पूर्व में एकजुट ओल्ड मार्केट का चेहरा फीका पड़ गया। महल का एकमात्र हिस्सा अस्तबल ही बचा था, जहां आज पोट्सडेम फिल्म संग्रहालय है। 1991 में सिटी पैलेस की जगह पर एक आधुनिक थिएटर का निर्माण शुरू हुआ, जिसकी योजना मूल रूप से जीडीआर के तहत बनाई गई थी। हालांकि परियोजना रुक गई। हालांकि कुछ स्टील का ढांचा खड़ा किया गया था, लेकिन बाद में उसे तोड़ दिया गया। पुनर्निर्माण। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पार्टी, पूर्वी जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ने महल के पुनर्निर्माण की पहल को 2 बार अस्वीकार कर दिया। हालांकि 1996 में प्रिंस ऑफ वेल्स के लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर के समर एकेडमी फॉर यंग आर्किटेक्ट्स द्वारा संचालित पोट्सडेम प्रोजेक्ट ने इसे जोरदार प्रोत्साहन दिया। 2. इस परियोजना ने आंशिक पुनर्निर्माण के माध्यम से महल के ऐतिहासिक स्वरूप को पुनर्स्थापित करने की सिफारिश की। 3. बर्लिन के एक वकील और रियल एस्टेट उद्यमी, माइकल शो ने, जिन्होंने पुरानी इमारतों को खरीदा और उनका जीर्णोद्धार किया, इस जगह की बंजर भूमि से परेशान थे। उनका मानना था कि पोट्सडेम तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि उसका मूल स्वरूप बहाल नहीं हो जाता। 1996 में उन्होंने एक फंड की स्थापना के साथ पुनर्निर्माण का पहला प्रयास शुरू किया। परिकल्पना यह थी कि नए महल में गैलरी, संग्रहालय और कैफे या ऊपरी मंजिल पर अपार्टमेंट और कार्यालय होंगे। हालांकि पोट्सडेम के विभिन्न गुटों के विरोध के कारण यह परियोजना विफल हो गई और एकत्रित धन दानदाताओं को वापस कर दिया गया। 4. हालांकि इसके तुरंत बाद पीडीएस राजनीतिज्ञ बिर्गिट मुलर, जो उस समय नगर परिषद के अध्यक्ष थे, महल के मुख्य द्वार फोर्टुना गेट के पुनर्निर्माण का समर्थन करने के लिए सहमत हो गए। यह समय की एक छोटी सी खिड़की थी, क्योंकि पीडीएस जल्द ही आधिकारिक तौर पर पुनर्निर्माण का विरोध करने वाला था। मैथियास प्लेटजेक के नेतृत्व में एसपीडी ने भी शोने का समर्थन किया। 4. 1996 में सिटी कैसल एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष शोने थे। टेलीविजन प्रस्तोता गुंथर जॉर्ज और जुर्गन लोस के नेतृत्व में जर्मन सीमेंट उद्योग के संघीय संघ द्वारा दिए गए बड़े दान ने फोर्टुना गेट के पुनर्निर्माण को संभव बनाया। 2. यह अक्टूबर 2002 में पूरा हुआ। संरचना को महल के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रलोभन के रूप में देखा गया था, जिसका राजनीतिक वामपंथ अभी भी विरोध कर रहा था। 5.
2000 में एक नाटकीय रात्रिकालीन मतदान में पोत्सरैम नगर परिषद ने पुनर्निर्माण के पक्ष में मतदान किया, लेकिन राज्य स्तर पर इसे वास्तव में कोई समर्थन नहीं मिला और उस समय मंदी का दौर चल रहा था। जब अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ तो मई 2005 में इस बात पर सहमति बनी कि संसद को जीडीआर भवन से ऐतिहासिक महल के बाहरी स्वरूप में एक नए संसद भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बावजूद पुनर्निर्माण का अभी भी कड़ा विरोध था। तत्कालीन वित्त मंत्री एसपीडी के रेनर स्पीयर ने बार बार इस परियोजना को रोकने की कोशिश की। 2007 में शेष स्थल के लिए 3 निर्माण विकल्पों पर निर्णय लेने के लिए एक जनमत संग्रह कराया गया था। वामपंथी पार्टी तब दंग रह गई जब लगभग 50% मतदाताओं ने यूरोपीय संसद के चुनावों से भी कहीं अधिक मतदान किया और महल के पुनर्निर्माण के पक्ष में निर्णायक रूप से मतदान किया। वामपंथी पार्टी के संसदीय नेता हंस-यूर्गेन शार्फेनबर्ग ने मतदान के बाद कहा, यह वह नहीं है जो हम चाहते थे, लेकिन हम लोगों के निर्णयों का सम्मान करेंगे। तो दोस्तों इसका सेक्शन 1 9 मई 2021 को हमें देखने को मिला था, जिसमें 6 एपिसोड थे और 7 नवंबर 2025 को हमें इसका एक तरह से नया सेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें भी तकरीबन 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।